गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 93 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। जीएस पेपर 1 जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर हो गई हैं पीसीएस के लिए, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 93 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए इसमें 20 प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले कल के टेस्ट में जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के ऊपर पॉलिटी का टेस्ट था, उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। वो न्यायालय की संख्या वाला, ठीक है। ये जो प्रश्न था, भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, वो भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। किसी भी संघराज क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर डी ही इसका आंसर है, अभी भी इसका आंसर है। लेकिन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो 25 है। कितनी है? 25। और वर्ष 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालयों की संख्या 21 से बढ़कर 25 हो गई। उसके बाद भी वर्ष 2019 में सेपरेट कर दिया गया आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय और तेलंगाना का उच्च न्यायालय। तो इन 3 के बाद भी एक और उच्च न्यायालय, यानी 2 उच्च न्यायालय अलग अलग हो गए। तो 4 उच्च न्यायालय नए बने पिछले 10 वर्षों में। तेलंगाना उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापना। तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं इंडिया में। 25 हाई कोर्ट है, याद रखिएगा, 24 नहीं। अब आ जाइए आज के टेस्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत मार्च 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना। भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। देखिए, पहला तो नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तीसरा है। और पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि भारत मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना। सही पूछ रहा, दोनों के दोनों गलत हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस, फ्रांस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। भारत मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना, न कि 15 में। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि किस वर्ष से प्रभाव में आई? कब से प्रभावी है ये? वर्ष 1994 से। डी है इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है। वर्ष 1994 से प्रभावी है, ये डी है इसका आंसर। यह समुद्री संसाधनों, समुद्री पर्यावरण के संरक्षण तथा समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करती है। तीसरा प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? रेलवे सुरक्षा बल है तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा, केंद्रीय रेल मंत्रालय भी है इसका आंसर। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह पहली बार वर्ष 1882 में अस्तित्व में आया, यानी देश की आज़ादी से ही पहले, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने गार्ड नियुक्त किए थे। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है झीलें और वो जिस राज्य में अवस्थित होंगी उन राज्यों के नाम। बेम्बनाद झील, लोकटक झील, रेणुका झील, लोनार झील। बेम्बनाद झील है केरल में, लोकटक है मणिपुर की, बहुत पूछी गई एग्जाम में, रेणुका है हिमाचल प्रदेश की, और लोनार हो गई महाराष्ट्र की। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। ए का 3, बी का 4 किसमें है? एक से एलिमिनेट हो गया है, तो सी है इसका आंसर। तो रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश की, बेम्बनाद झील केरल की, लोकटक झील मणिपुर और लोनार हो गई महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह है कुछ क्रांतियां और जिससे वो संबंधित होंगी, जैसे कि गोल क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति।
गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, तो ए का हो गया 4, जहाँ जहाँ ए का 4 नहीं एलिमिनेट कर दीजिए। रजत क्रांति का संबंध हो गया अंडा उत्पादन से। काली क्रांति हो गई पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति हो गई झींगा उत्पादन से। तो बी हो गया इसका आंसर। 4 2 1 3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, इंपॉर्टेंट है, इसकी तालिका देख लीजिए। भूरी क्रांति चमड़ा कोको उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से भी, प्याज उत्पादन से भी। लाल क्रांति मांस और मांस उत्पादन भी, टमाटर उत्पादन भी। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ठीक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत फाइबर कपास उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन या डेयरी उत्पादन। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन। नीली क्रांति बहुत पूछ गए एग्जाम में, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है बीकानेर में, सी है इसका आंसर। यह जो संस्थान है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। यह संस्थान वर्ष 1993 से बागवानी, फल एवं सब्जी के अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? झूम खेती, जैविक खेती, कांच के खेतों में बढ़ते पौधे, अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती। पर्यावरण के लिए अनुकूल है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है जो पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। यह कृषि बड़े पैमाने पर जानवरों एवं पौधों के कचरे, गोबर, खाद आदि से की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के कई पारिस्थितिक लाभ हैं। कौन कौन से? यह पारंपरिक खेती की तुलना में कम कीटनाशकों का उपयोग करती है लेकिन कम कीटनाशकों का। यह मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करती है। यह जानवरों के कचरे को वापस खेती में पुनर्चक्रण करती है। यह भूमिगत जल और सतही जल में नाइट्रेट लीचिंग को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। व्यावसायिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फसल बिक्री करने के लिए उगाई जाती है। फसल जो है उगाई जाती है बिक्री करने के लिए। परिवार के सदस्य फसल उगाने में लगे रहते हैं। बड़े जोत पर कार्य किया जाता है। अधिक इनपुट का भारी मात्रा में उपयोग होता है। देखिए, व्यावसायिक कृषि या कॉमर्शियल फार्मिंग है तो परिवार के सदस्य फसल उगाने में क्यों लगेंगे इसमें? ठीक है, वो तो निर्वाह कृषि में लगते हैं। गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट वही आंसर है। देखिए, बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन व्यावसायिक कृषि है जिसका उद्देश्य है थोक विक्रेताओं या खुदरा दुकानों को व्यापक वितरण करना। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। व्यावसायिक कृषि में पशुधन और चरने वाले पशुओं का उत्पादन शामिल है। कपास की खेती करना, गन्ने की करना, कॉफी, चाय, केला, रबर, काजू, जूट इत्यादि व्यावसायिक कृषि हैं। 9 पर आ जाइए। सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल क्षेत्र कब घोषित किया गया था? 1990, 1973, 1992, 1994। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का। सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया 1994 में। ए है इसका आंसर। सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जून 1994 में जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया और वर्ष 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा इसको बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वह सामान्य वन भूमि जो किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित की जाती है क्या कहलाती है? पारिस्थितिक निकेत, संरक्षित वन, सामुदायिक कृषि, सामुदायिक वन संसाधन। ये कहा जाता है सामुदायिक वन संसाधन। ए है इसका आंसर। सामुदायिक वन संसाधन वह सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। समुदाय द्वारा इसका उपयोग गांव की पारंपरिक और प्रथमगत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच तथा ग्रामीण समुदायों के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए किया जाता है। तो एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रस्तावित एक समझौता है? भारत के द्वारा प्रस्तावित है, अभी तक लागू नहीं हुआ ये। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता यानी CCIT एक प्रस्तावित संधि है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अपराधीकरण करना और आतंकवादियों उनके वित्त पोषकों तथा समर्थकों को धन जुटाने, हथियार और सुरक्षित रणस्थल तक
पहुंच से वंचित करना है। यह समझौता वर्ष 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया जाना शेष है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित में से किस उपाधि का परित्याग कर दिया था? केसर हिंद की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी या वापस कर दी थी। बहुत पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। यह है ज्योग्राफी का प्रश्न। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? यह है अपनी पृथ्वी। 20 से एक रेखा खींचो, ये हो गई 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। ऊपर की हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, ये 0 डिग्री है। तो ये जिन जिन देशों से होकर गुजरती है वही पूछ रहा है। 13 देशों से होकर गुजरती है ये। हाँ, 10 देशों से होकर गुजरती है ये। नामीबिया से गुजरती है, मेडागास्कर से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है। जिम्बाब्वे से नहीं गुजरती, तो जहाँ जहाँ जिम्बाब्वे है उसको एलिमिनेट करके भी आंसर आ सकता है। 3 को हटा दीजिए। ठीक है, 1 2 3 1 2 4 1 भी है तो 2 को भी हटा दीजिए, बी को भी। तो मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से होकर गुजरती है। जिम्बाब्वे से होकर ये नहीं गुजरती। नंबर 14 पर आ जाइए। पॉलिटी का प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो पॉलिटी वाली सीरीज चल रही होगी, अगर आपने वो प्रैक्टिस की होगी तो करेक्ट कर ले जाओगे इसका आंसर, लोकसभा के प्रति। तो संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इस तरह की कृषि में घरेलू श्रम का उपयोग किया जाता है। झूम कृषि इस श्रेणी में आती है। यह कृषि किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक और उच्च तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखिए, तो निर्वाह कृषि है ना, आधुनिक और उच्च तकनीक का उपयोग तो व्यवसायिक कृषि में किया जाता है। तो गलत है डी वाला स्टेटमेंट, वही आंसर है। तो डी सही नहीं है, क्योंकि निर्वाह कृषि जो होती है वो छोटी और बिखरी हुई भूमि और आदिम उपकरणों के उपयोग से की जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसान गरीब है, वह अपने खेतों में कृषि उर्वरकों एवं उच्च उपज देने वाले बीजों का उपयोग उस हद तक नहीं कर सकता जितना उसे करना चाहिए। स्थानांतरित कृषि निर्वाह कृषि का एक प्रकार है जिसमें किसान पेड़ों को काटकर और जलाकर वन भूमि के एक हिस्से को साफ करता है और उस पर खेती करता है। इस प्रकार की जो कृषि है किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाएं आमतौर पर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती। बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका यानी प्रियम्बल या हमारी संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 का है। ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, तीनों को याद रखिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल, भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का वर्णन करती है। नंबर 17 पर आ जाइए। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है रचनाकार, सूची 2 में है उनकी रचनाएं। रचना का नाम है साक्ष्यकारिका, नाट्यशास्त्र, अमरकोश, दश कुमार चरित। दश कुमार चरित दंडी की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना। नाट्यशास्त्र भरतमुनि, बहुत पूछ गई एग्जाम में। साक्ष्यकारिका ईश्वर कृष्ण। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, तो ए हो गया इसका आंसर, सी का 4, डी का 3। तो अमरकोश रचना है अमर सिंह की, दश कुमार चरित दंडिन की रचना है साक्ष्यकारिका
ईश्वर कृष्ण की रचना, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि की रचना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांगों की रचना की गई वेद पढ़ने के लिए। ज्योतिष वेदांग है, व्याकरण वेदांग है, कल्प वेदांग है, चौपाई वेदांग नहीं है। सोरठा आ जाता तो वो भी वेदांग नहीं है। देखिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी गद्य में लिखे गए, याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है ये। दिफू दर्रा किन दो देशों के बीच एक मार्ग के रूप में अवस्थित है? भारत चीन, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश में है भारत में ये, तो भारत और म्यांमार हो जाएगा, डी है इसका आंसर। देखिए, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास अवस्थित है। ये भारत और म्यांमार के बीच एक छोटे मार्ग के रूप में अवस्थित है, तो डी करेक्ट है। तो 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।